नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। यह सफर शुरू होता है पत्थर के औजारों से और हमें ले जाता है विशाल साम्राज्यों के दौर तक। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ना। ये उन आइडियाज, उन खोजों और उन बदलावों की कहानी है जिन्होंने सही मायनों में हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हजारों सालों का लंबा सफर तय हुआ कैसे। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसानों ने अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाया। हर दौर अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आया, और हर चुनौती का जो समाधान निकला उसने हमें एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि वो चुनौतियां क्या थीं और उनके क्या कमाल के समाधान खोजे गए। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चुनौती, बस जिंदा रहना, सर्वाइवल। सोचिए उस दौर के बारे में जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था। उसका हर एक दिन बस भोजन और अपनी सुरक्षा की तलाश में ही बीत जाता था। और यहीं से हमारे सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है, जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। अब देखिए, इस दौर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि तरक्की की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी, लेकिन वो रुके नहीं, लगातार होती रही। पुरा पाषाण काल में हमारे पूर्वजों के पास बस भारी बेडौल पत्थर के औजार थे। उस जमाने में आग की खोज करना ही बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। फिर आया मध्य पाषाण काल। औजार थोड़े छोटे और नुकीले हुए और हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और फिर नव पाषाण काल तक आते आते इन्हीं औजारों को घिसकर और ज्यादा पहना और ज्यादा असरदार बना लिया गया। और इसी छोटे से बदलाव ने एक बहुत बड़ी क्रांति की जमीन तैयार कर दी। और वो क्रांति थी खेती, एग्रीकल्चर। ये सिर्फ अनाज उगाने की एक नई तकनीक नहीं थी, नहीं, ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान को भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी, वो उसे खुद पैदा कर सकता था। और बस इसी एक खोज ने घुमंतू जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अच्छा, तो खेती ने हमें गांव दिए, बस्तियां दी, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई कि भाई इतने सारे लोगों के जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से चलाया कैसे जाए। इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिला कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता से। और क्या शानदार जवाब था वो। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है ये। ऐसे शहर थे जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर काटती थीं। उनकी ढकी हुई नालियों का सिस्टम वो सिर्फ गंदा पानी बहाने के लिए नहीं था, बल्कि घनी आबादी वाले शहरों में बीमारियों को फैलने से रोकने का एक क्रांतिकारी तरीका था। फिर वहां मिले विशाल स्नानागार और बड़े बड़े अन्न भंडार। ये सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज का सबूत थे। और तो और, ये दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। मतलब ये अपने समय से मीलों आगे की सोच थी। है ना कमाल की बात। मन में सवाल आता है कि आखिर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना एडवांस शहरी जीवन कैसे मुमकिन हो पाया। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा सिस्टम था जो इस पूरी सभ्यता को एक साथ बांधे हुए था। तो इसका राज था एक बेहद संगठित समाज जिसकी नींव व्यापार और व्यवस्था पर टिकी थी। हमें इसका सबूत मिलता है उनकी अनोखी मोहरों से। वो जो सील्स मिली हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका इस्तेमाल व्यापार में सामान की पहचान और उसकी क्वालिटी को पक्का करने के लिए किया जाता था। सीधी सी बात है, एक सेंट्रल सिस्टम के बिना इतने बड़े पैमाने पर तालमेल बिठाना नामुमकिन था। हड़प्पा के शहरों के बाद कहानी आगे बढ़ी। अब अगली चुनौती थी विस्तार की, स्केल की। आबादी और बढ़ने लगी, तो जरूरत महसूस हुई कि छोटे छोटे राज्यों को एक साथ लाया जाए और एक बड़े इलाके पर शासन किया जाए। और इस काम के लिए नए औजारों और नए विचारों दोनों की जरूरत पड़ने वाली थी। और ये बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है वैदिक काल में। देखिए, पूर्व वैदिक काल में समाज ज्यादातर पशुपालक था और राजा की शक्ति भी सभाओं और समितियों के कारण सीमित थी। लेकिन फिर एंट्री होती है लोहे की। आयरन की खोज ने सब कुछ बदल दिया। लोहे के औजारों से घने जंगल साफ करना और जमीन को खेती के लायक बनाना बहुत आसान हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज कृषि प्रधान बन गया, राजा की ताकत बहुत बढ़ गई और समाज का ढांचा भी पहले से ज्यादा कठोर हो गया। ये जन्म पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण यानी वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ। और इसी सामाजिक और तकनीकी बदलाव की कोख से जन्म हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य।
ये चाणक्य की जबरदस्त कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी का नतीजा था, जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एक झंडे के नीचे लाकर एक विशाल साम्राज्य की बुनियाद रखी। लेकिन एक साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर हमेशा नहीं चलाया जा सकता। मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट अशोक को ये एहसास हुआ कलिंग युद्ध के बाद। उस जंग में जो भयानक खून खराबा हुआ, जो तबाही मची, उसने उनका दिल पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। अशोक ने अब साम्राज्य को एक नए विचार से जोड़ने का फैसला किया, जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिकता का, मोरालिटी का एक कोड था। इसमें बड़ों का सम्मान, करुणा और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव था। उन्होंने अपने इस संदेश को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया और पूरे साम्राज्य में फैला दिया। ये ताकत की जगह नैतिकता से शासन करने का एक बहुत ही अनोखा और अभूतपूर्व प्रयोग था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई सदियों बाद भारत में एक और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। अब जब शासन का एक नैतिक मॉडल बन चुका था, तो जोर लड़ाइयों से हटकर संस्कृति और ज्ञान की ओर जाने लगा। और यहीं से शुरू होता है गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और इस युग ने दुनिया को क्या दिया? एक ऐसी चीज जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, शून्य। जी हाँ, जीरो का कॉन्सेप्ट। इसने गणित और विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। ये आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों की देन थी। एक पल के लिए सोचिए, इस एक खोज के बिना क्या आज के कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या स्पेस मिशन कुछ भी मुमकिन होता? नहीं। ये उस दौर की बौद्धिक ऊंचाई को दिखाता है। और ये स्वर्ण युग सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं था। साहित्य में महाकवि कालिदास की रचनाएं थीं, तो खगोल विज्ञान में वराहमिहिर की खोजें थीं। कुमारगुप्त ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो आगे चलकर दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना। कला के क्षेत्र में भी भव्य मंदिर वास्तुकला की शुरुआत इसी दौर में हुई। मतलब ये सचमुच हर दिशा में उत्कृष्टता का दौर था। लेकिन इतिहास का एक नियम है कि स्वर्ण युग भी हमेशा नहीं टिकते। जब गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, तो एक बार फिर वही पुरानी समस्या सिर उठाकर खड़ी हो गई। एक केंद्रीय शक्ति के बिना उत्तर भारत में एक बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और इस खालीपन को भरने के लिए तीन बड़ी ताकतों के बीच लगभग 200 सालों तक एक लंबी खींचतान चली, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये तीन ताकतें थीं पूरब से पाल, पश्चिम से गुज्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। और ये तीनों ही कन्नौज शहर पर कब्जा करना चाहती थीं, जो उस समय व्यापार और राजनीति का सबसे जरूरी केंद्र बन चुका था। ये एक साम्राज्य के युग के अंत और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का प्रतीक था। तो पत्थर के औजारों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक का ये पूरा सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब एक बड़ी केंद्रीय शक्ति बिखर जाती है तो क्या होता है। इसका जवाब हमें भारत के मध्यकालीन इतिहास की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा साइकिल है जो इतिहास में बार बार दोहराया जाता है और हमें सिखाता है कि निर्माण और विघटन दोनों ही किसी भी सभ्यता की कहानी का अहम हिस्सा हैं।